कोई भी ब्रांड नेम अगर हो ना, तो भले ही वो फेमस नहीं हो पर लोगों को लगना चाहिए कि वो सुना हुआ सा है। तो आपको हमेशा खुद को ये क्वेश्चन पूछना होता है कि ये मैं कितने में बेच पाऊंगा, और फिर अगर आपको आंसर आता है अगर मैं 5 लाख में फॉर एग्जाम्पल बेच सकता हूँ, तो आप उसको फिर उसके नीचे जो भी प्राइस में लोगे वो गैप ही आपका प्रॉफिट है। वेलकम बैक पराग अग्रवाल। सो इन द लास्ट एपिसोड हमने डिस्कस किया था अबाउट योर चाइल्डहुड जर्नी, और आपने किस तरीके से अपना स्कूलिंग स्टडिंग और सब किया, एंड हाउ द वेरियस चैलेंजेस यू फेस्ड इन मेकिंग अ डिसीजन टू स्टार्ट योर बिजनेस। सो कमिंग बैक, हाउ डिड फियोना स्टार्ट? टेल मी समथिंग अबाउट फियोना। So okay, Fiona, to start with, one prominent thing what I remember is जैसे आप जो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब तक कुछ सब कुछ अच्छा ना हो जाए तो समझ लो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये कुछ उस तरह का है। तो आफ्टर माई इंजीनियरिंग, जो एक चीज़ मैं आपको लास्ट एपिसोड में मैं आपको बताया था कि आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग वाज आफ्टर इंजीनियरिंग, like everybody else, there was a fixed recipe कि इंजीनियरिंग के बाद आप GRE देके मास्टर्स करने अमेरिका जाओ। Okay. So I was also on the same track, and I gave my GRE, got my scores, and got an admit from University of Southern California in US. So admit मिल गया, तो वीज़ा के लिए गए। Unfortunately मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, and it was post 9/11। तो after 9/11 वैसे भी काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट हो गया था, वीज़ा रूल्स एंड एवरीथिंग। So I applied again, it got rejected twice. Okay. अब ये वाली फीलिंग ही सिंक नहीं हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मास्टर्स नहीं करूँगा, अगर मैं मेरे भाई के पास में अमेरिका नहीं जाऊँगा तो फिर तो लाइफ ख़त्म ही हो गई, मैं करूँगा क्या? बट देन इट वाज लाइक नेसेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इन्वेंशन। उस तरह से फिर मैंने सोचा भी, फिर एवरीथिंग एल्स फॉलोड, एंड दैट एक्चुअली एनकरेज मी इन सम वे टू स्टार्ट द कंपनी। When I look back now and connect the dots, I can see अगर वो वीज़ा मिल गया होता और अगर मैं US चला गया होता तो मास्टर्स करके शायद मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कुकिंग कर रहा होता। सो whatever happens happens for the best, और उस वजह से एक नीड फॉर स्टार्टिंग द कंपनी immediately started, and then the rest of the things followed. तो वो कहावत है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता वो और भी अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत अच्छे के लिए हुआ, and I could finally pursue my dream and find a purpose in doing what I'm doing, and I landed up over here. तो बॉम्बे कब आए आप, किस तरीके से, कैसे? This was all happening. I started my journey from Pune, like I said, and Yes. Finally फिर एक ऐसे पॉइंट आया जब मुझे फर्स्ट मॉइजनेट का बड़ा ऑर्डर आया, तो आई कुड सी द पोटेंशियल इन दिस बिजनेस, एंड बॉम्बे वाज द ऑब्वियस डेस्टिनेशन बिकॉज द डायमंड डिस्ट्रिक्ट इज इन बॉम्बे। पहला ऑर्डर आपका बॉम्बे से था? पूना से, जो मैं पूना आपको सेम स्टोरी बता रहा था, जिस कस्टमर ने बहुत बड़ा जुबली का 25 डेज का ऑर्डर दिया। ओके। और दैट मोटिवेटेड मी कि अब तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, फिर बड़ा करने के लिए अपना महानगरी बॉम्बे। यस, तो माया नगरी तो बॉम्बे, वो एक कहावत भी है ना, बॉम्बे का पैसा बॉम्बे में ही रहता है। एक बार आप मुंबई आके यहाँ पे बना के पैसा वापस चले जाओगे अपने शहर, वो कभी नहीं होता है। That's why it's called माया नगरी। So that need was felt, and I started, I came to Bombay, और डेली एक ही काम था, बाइक लो, मेरे पास बाइक थी, बाइक लेके जाओ और पंचरत्न के नीचे जो बाइलेंस है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। अच्छा, तो पंचरत्न से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ मॉइजनेस का, तो वहाँ पे आपने ऑफिस ली होगी रेंट पे, एंड यू स्टार्टेड ट्रेडिंग? या सो वहाँ पे तो काफ़ी टाइम तक तो मैं वहाँ पे रास्ते में बैठा रहता था, कोई भी कॉल आएगा और तो उसको मॉइजनेट दिखाएंगे, करेंगे, और किसी से कोई मीटिंग करनी थी तो रेस्टोरेंट में करता था। ओके। फिर समझ आया कि ऑफिस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायमंड जैसे प्रेशियस चीज़ अगर आप किसी को दिखा रहे हो, भले मॉइजनेट, यू नीड अ प्रॉपर ऑफिस सेटअप। राइट राइट। सो कुछ ब्रोकर्स को देख के आई फाइनली लैंडेड अप टू अ प्लेस विच वाज नेक्स्ट टू पंचरत्न, एंड वहाँ पे ऐसे था कि छोटे छोटे केबिन्स होते थे। ओके। जो ऐसे 50 स्क्वायर फुट भी नहीं होते हैं, ये कॉल इट 2 सीटर ऑफिस, 3 सीटर ऑफिस, लाइक दैट, तो वैसे केबिन्स हैं। ओके। तो इट वाज क्वाइट अ मूवी सीन, जिसमें मैंने एंटर किया, ब्रोकर लेके गया, और एक संतोष भाई करके थे, who owned a lot of offices there in back premises. Okay. And मैं अपने स्कूल बैग को लेके साथ में अपने कुछ टेस्ट और मॉइजनेट के सैंपल्स थे, और वहाँ पे एंटर करता हूँ, एक कोने में राइट में एक चेयर पे एक ओल्ड मैन सिटिंग विद वाइट हेयर,
एंड एवरीवन वाज रिफरिंग टू हिम एज काका. ओके. एंड वो लेटर मैं उनकी आपको स्टोरी बताता हूँ कि वो कौन थे. तब उस पॉइंट तक तो मुझे पता नहीं था. और भी 3-4 डायमंड मर्चेंट्स और बिग ऑफिस ओनर्स आई कुड टेल by looking at them, they were all like chilling in the office and looking at diamonds at trading. बड़े बड़े अमाउंट्स में उनके मुंह से सुन रहा था. ऊपर आया और मिला कि अरे ये लड़के को ऑफिस चाहिए यहाँ पे. अच्छा. तो मुझे टॉप टू बॉटम देखा और मैंने कहा क्या करोगे यहाँ पे. मैंने बोला मॉइजनेट का बिजनेस करूँगा. अच्छा. तो एकदम ऑकवर्ड साइलेंस आ गया रूम में. एवरीबडी वाज लाइक अच्छा मॉइजनेट बिजनेस करोगे यहाँ पे बैठ के. तो सब डायमंड वाले के बीच में एक मॉइजनेट आ गया. हाँ. तो उस टाइम पे ना ये वर्ड ही टैबू था क्योंकि सिर्फ फ्रॉड्स के लिए यूज़ होता था. लोग सिर्फ मिक्स करने के लिए यूज़ या बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ करते थे. अच्छा. कोई अगर लेजिट बिजनेस इसके अराउंड करना चाह रहा है तो वो एक शॉकर लोगों को देता. तो मेरे तो मन में कुछ था ही नहीं. आई वांटेड टू जो है वो बोल के बेच रहे हैं. हाँ. तो उन्होंने कहा है सैंपल है कुछ वाइब में. मैंने बोला है. सबको बताया मैंने. आई टोल्ड देम माय स्टोरी दैट हाउ आई वांट टू बिल्ड दिस इनटू अ ब्रांड. तो उनको तो पहचान में ही नहीं आया होगा जब आपने स्टोन दिखाया होगा. ये वाली डीड अलग होती है. जो डायमंड मार्केट वाले लोग हैं हाँ. इन लोग को समझ होती है. और मुझे अच्छा ऐसे था अगर आप न्यूज़ में अगर किसी को दिखाते हो जो अच्छे जेमोलॉजिस्ट हैं जिनको समझ है और बोल के दिखाते हो ये चीज़ है तो एक साइकोलॉजिकल भी फर्क पड़ता है. आपको पता है कि ये क्या है आप क्या देख रहे हो. लेकिन आप कैजुअली किसी ने ज्वेलरी में पहना हुआ है तो इट पासेस ऑफ. मतलब एक रेगुलर लेमैन उनको पता ही नहीं चलेगा. तो सवाल ही नहीं आता पता चलेगा. और डायमंड ज्वेलर्स में भी शायद काफ़ी लोग पहचान पाएंगे. कुछ नहीं पहचान पाएंगे. तो आप नोटिस करोगे अगर डायमंड मार्केट इज सेगमेंटेड लाइक वन इज people who been into cut and polished diamonds in the Bharat Diamond Bourse Creed and others are the retailers, jewelry retailers. The jewelry retailers सबके पास इतनी knowledge या technical वो नहीं होती. They are more into designs and sales right of jewelry. So that is a different segment. They are treating the end users. End users. और यहाँ पे तो रोज का ट्रेडिंग है तो इनकी समझ एक अलग होती है. Right. So इन लोग ने पूछा कि ऑफिस कितना इतना 22,000 25,000 कुछ रेंट है. Okay. आई कुड नॉट अफोर्ड दैट एट उस टाइम के लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट. मेरा कोई इतना बिजनेस था नहीं. इतना बड़ा टर्नओवर कुछ सेल्स वगैरह तो नहीं. तो एक स्टार्ट थी. तो मैंने उनसे कहा आप मुझे ऑफिस 10,000 यहाँ दे दो. मैं अगर यहाँ से कमा के निकला तो आपको और पैसे दे दूंगा. अच्छा. तो उसको बसने लगे कि ऐसे बात कौन करता है. तो फिर मैंने उनसे जब कहा कि मेरे ब्रांड होगा मेरा अपना शोरूम होगा ये होगा. सो दे स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर लाफिंग एंड सडनली दिस ओल्ड मैन जो काका मैं बात कर रहा हूँ वो बीच में बोल पड़े संतोष चाबी आपको दे. अच्छा. आई वाज लाइक स्टंट कि ये कैसे हो गया दाजी पे. तो बोले ये लड़का ना आज के 4 साल बाद 4,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बैठा होगा. वाओ. तो आई वाज स्टंट. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ये इन्होंने कहाँ से देख के क्या बोला है. ऑल वेंट वेल. सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे ऑफिस 12,000 के रेंट में दे दी. ओह. जब कभी भी किसी को 22-25 से कम में नहीं दिया था. वो बोला कि अपनी बात याद रखना ऐसे कमा दोगे तो मुझे दे देना ऑफिस. एंड ऑल वेंट वेल. आई स्टार्टेड यूजिंग दी ऑफिस. और ये जो काका है वो रोज आके मेरे केबिन में चाय पीने आने लग गए. अच्छा. कि ही वॉज वेरी क्यूरियस कि मैं कैसे ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ ईमेल्स भेजता हूँ कैसे क्लाइंट्स को कैटर कर रहा हूँ. सो एक दिन मैंने उनसे बातों में फिर पूछा कि काका मुझे एक बात बताओ आपने उस दिन ये कैसे कह दिया कि ये लड़का इसको चाबी दे दो ये 4 साल बाद 4,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बैठा होगा. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बार एक आदमी चल रहा होता है. पीछे से एक लड़का आता है और पूछता है कि हेलो एक्सक्यूज मी मुझे यहाँ पे इस डेस्टिनेशन पे जाना है ये एड्रेस है तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा चलने में. तो बोलते हैं चलो बताता हूँ. तो द गाय बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग अलॉन्ग विद हिम और वो वेट कर रहा है कि बताए मुझे कि कितना टाइम लगेगा क्या है. ये कुछ बोल ही नहीं रहा है. 2 मिनट हो जाते हैं 5 मिनट हो जाते हैं. द बॉय इज गेटिंग रेस्टलेस कि भाई बताओ क्या हो रहा है. तो वो बोलते भाई बताओ तो सही. तो चलो मैं बताता हूँ. आफ्टर 5 मिनट्स देन ही सेज तुम 1 घंटे में पहुँच जाओगे वहाँ पे. अच्छा. द गाय इज लाइक अरे भाई पहले ही बता देते क्यों 5-10 मिनट से मुझे चला रहे हो वेट करा रहे हो इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो क्यों. तो पहले क्यों नहीं बताया. मैंने देख मैं तेरे ना चलने की रफ्तार देख रहा था. हाँ. तेरे स्पीड पे तो बताऊंगा ना तुझे वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. हाँ. तो उस तरह से मैंने तेरा रफ्तार देख लिया था तब और वो देख के मैंने बोला था कि तू 4 साल में 4,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बैठा होगा. सो इस तरह की काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं जो उनके साथ बैठ के रोज़ उसमें मुझे मिलती थी. एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि डायमंड का प्राइस कैसे रखना है. ओके. तो उसके लिए एक उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था क्योंकि सबसे आज डायमंड की प्राइस में ना काफ़ी चीज़ें होती है कि आप जैसे ग्रेडिंग तो सीख लोगे. ओके. यहाँ पे आके इस ऑफिस में लेके
IGI में उसकी डायमंड का ग्रेडिंग का क्रैश कोर्स कर लिया था। अच्छा। ग्रेडिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि उसका कलर, क्लैरिटी और सब क्या है, लेकिन उसकी ट्रेडिंग वैल्यू क्या है, वो क्या प्राइस में डायमंड लेना चाहिए और किस में बिकेगा, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। ओके दिस कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस। ओके। सो मैंने उनको पूछा, जैसे आपने पहले बोला था कि एक ब्रांड उसको ये प्राइस में बेच रहा है, दूसरा ब्रांड उसको आधे प्राइस में बेच रहा है, इट इज समथिंग, तो देयर इज नो स्टैंडर्ड फिगर। बिल्कुल स्टैंडर्ड फिगर नहीं है। एग्जाम्पल, आप रास्ते पे चाय पियोगे ठेले की और ताज में रह के चाय पियोगे तो उसकी प्राइस अलग होनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग है। आप वहाँ पे जो चाय पी रहे हो, यहाँ पे कई बार ठेले की चाय उससे बेटर भी शायद होती होगी, लेकिन इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट द एयर कंडीशनिंग, द माहौल व्हाट यू आर पेइंग फॉर। सो सिमिलरली डायमंड भी वही है, हर ब्रांड का एक अलग है, उसकी पॉलिसी अलग है, उसकी प्राइस अलग है। ओके। तो मैंने उनसे पूछा फिर भी हम इसकी प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो बोलते हैं, देख, हीरा जब कभी बेचते हो ना, तो ये डिपेंड नहीं करता कि उस हीरे की कोई प्राइस नहीं होती, जो आदमी पहनता है ना उसकी प्राइस होती है। ट्रू। तो हीरा अगर आप ऐसे किसी के पास बेचने जाओगे ना, जिसे कोई डिमांड, कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आप उसको 10 लाख की चीज़ भले ही 2 लाख में दे रहे हो, वो बोलेगा मुझे कोई काम का नहीं है। वो एक जौहरी कोई हीरे की परख होती है। बस एग्जैक्टली। तो द पर्सन हु कैन वैल्यू इट राइट कैन ओनली वैल्यू इट राइट। तो रही बात प्राइसिंग करने की, तो आपको हमेशा खुद को ये क्वेश्चन पूछना होता है कि ये मैं कितने में बेच पाऊंगा। और फिर अगर आपको आंसर आता है, अगर मैं 5 लाख में फॉर एग्जाम्पल बेच सकता हूँ, तो आप उसको फिर उसके नीचे जो भी प्राइस में लोगे, वो गैप ही आपका प्रॉफिट है। बिल्कुल। यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझनी होती है, और यही जब फीलिंग आपको आती है हीरे को देख के, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के बाद, तब आपको उसकी प्राइसिंग समझ आती है। तो जब भी मेरे पास मोइजनाइट लेने कोई आता था और पूछता था कि आप इसको 20,000 में क्यों दे रहे हो, जैसे मैं रीसेलर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, वो बोलते थे इसकी तो वैल्यू 5,000 भी नहीं है आप। तो मैं उनसे पूछता था आपको कितने में चाहिए आप बोलो, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक ये था, अगर आप मुझसे 5,000 में, 20,000 का है, आप मुझसे 5,000 में लेके उसको 6,000 में नहीं बेच सकते, तो फिर 5 में भी क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। और ये अगर मैं आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग में असिस्ट करता हूँ और आपको 10,000 में देके आपको 20,000 में बेचने में हेल्प करता हूँ, देन इट इज ऑफ ऑल द वैल्यू टू यू। बिल्कुल सही। सो इसमें गहराई नाप के कुछ नहीं होता है, इसमें ये नहीं है कि आप इसकी बॉटम प्राइस तक जाओ, इंपॉर्टेंट इज एट व्हाट प्राइस यू कैन सेल इट। बिल्कुल सही। सॉरी टू कट यू, बट जैसे काका ने आपको देख के पहचान लिया कि ये लड़के में दम है, ये लेके जाएगा, चलो इसको ऑफिस दे दो इसके भाव में, तो उन्होंने कोयले भी से हीरे को ढूंढ निकाला। मे बी टाइम विल टेल द डिफरेंस। तो आज फियोना के कितने स्टोर्स हैं? आज तो वी हैव 3 कंपनी ओन आउटलेट। उस टाइम पे वी वर ऑन द स्प्री ऑफ ओपनिंग फ्रेंचाइजीज ओके। back in 2007 when I got this new office. So this is after this rented office, जब इसकी सक्सेस हुई, जो भी मैं मोइजनाइट बेचता था या हीरे बेचता था, उसके जो भी प्रॉफिट्स आते थे उनसे गोल्ड खरीदता था। अच्छा। तो अभी पर्पस डिफाइन होने के लिए ये इस तरह से हुआ कि जो भी ट्रेडर्स आते थे वो आके जो भी माल लेते थे वो मिक्सिंग के लिए यूज़ करते थे, या आगे जाके मिस रिप्रेजेंट करके उसको बेचते थे, हीरा बोल के बेचते थे। यू मीन अनएथिकल सेलिंग? अनएथिकल सेलिंग होती थी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। ओके। तो आंसर तो यही था कि अल्टीमेटली इसको अगर रोकना है तो आई हैव टू नेम द बेबी, मतलब एक ब्रांड नेम करना पड़ेगा, एक ब्रांड के साथ आना पड़ेगा, बिकॉज एक ब्रांड ही होता है जिसके ऑफरिंग में आप आपका प्रोडक्ट, आपकी डिजाइंस, ऑफरिंग, पॉलिसीज, एवरीथिंग यू कैन डिफाइन इन अ पैकेज, एंड देन देयर आर बायबैक वैल्यूज एंड रिटर्न वैल्यूज एंड सस्टेनेबल वैल्यूज इन इट। बिल्कुल। तो अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये तो कंटिन्यू होता रहता, मैं लूज बेचता रहता। लोग तो मुझे ये भी एडवाइस करते थे कि आप क्यों इसको इतना प्रमोट करते हो, लोगों किसी को हीरा बोल के किसी को हीरा बोल के बेचो, हमारे पास तो जो लोग आते हैं हम तो ऐसे ही बोल के बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये होता था एक्सपोर्ट फ्रॉड्स में, ऊपर से जो लोग गिरवी रखने के लिए जाते थे ज्वेलरी, तो उन लोग का लॉजिक भी ये था कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, ये हीरा लेके गए जो गिरवी रख के पैसे देता है उसके पास, और उसी ने इसको इवैल्यूएट किया, हमने तो बोला नहीं ये हीरा है। बिल्कुल। हम तो गए बोले कि आप बताओ इसके अगेंस्ट में कितने पैसे देते हो, और इस तरह से लोग फ्रॉड करते थे। सो आई वांटेड टू स्टॉप दैट, और वो स्टॉप करने का एक ही तरीका था, ब्रांडिंग। ब्रांड बनाओ, ब्रांड अवेयरनेस। या तो कितने स्टोर से स्टार्ट किया और कैसे कन्विंस किया आपने फ्रेंचाइजीज को? तो सबसे पहले तो ब्रांड नेम था। ओके। सो ब्रांड नेम आने के लिए आई डोंट नो हाउ मच यू वुड रिलेट टू इट, but trust me, one of the most difficult thing is to come up with a unique name. Right. So how did Fiona come up? Yeah, What is the
logic So it thinking? was a funny story again. Me and my brother, Saurabh, we were watching Shrek. And Okay. we were really thinking about names. Her girlfriend, Shrek's girlfriend. His girlfriend Fiona came up and we thought, अरे यार ये नाम का तो कोई brand है नहीं. So let's search. We contacted our brand lawyer and gave him for the IP of Fiona name. And to our surprise, it was available. There was another name we were thinking, which was Stella. Stella. Yeah, तो Okay. स्टेला और फियोना हमने दिया था नाम बिकॉज माइंडसेट ये था कि कुछ तो गर्ली नेम होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए. और एक हमेशा से मुझे ये था कि कोई भी ब्रांड नेम अगर हो ना तो भले ही वो फेमस नहीं हो पर लोगों को लगना चाहिए कि वो सुना हुआ सा है. तो फियोना में वो बात मुझे लग रही थी. But Fiona is an international name. लोगों को समझ. Yeah, so I did not want to sound like Bablu Jewelers anyways. Okay. So it had to be a international name. So Fiona sounded really good and it means like a princess and it's a girly name. And jewelry is more pertaining to women. Right. And any which ways the products and the line and design of jewelry what we were thinking was all around women. It was accessories and jewelry for women. So Fiona fit everything. And thankfully, luckily, we got a registration done in 2008. Okay. And उसी टाइम पे मैंने ये जो एक ऑफिस भी खरीदी, ये छोटी ऑफिस से बड़ी ऑफिस जो खुद की थी, Okay. वहाँ पे आ गए. इनको बढ़ा के रेंट भी दे दिया. जैसे ये अभी जो आपका पारिक मार्केट हुआ. पारेक मार्केट का जो हेड ऑफिस है फ्यूना का, वो आज भी वहीं है. Okay. एंड दे अगेन काका स्टार्टेड कमिंग इन एंड ही वाज अगेन द वन हु गेव मी माय फर्स्ट एम्प्लॉय. अच्छा. मोर देन एम्प्लॉय, अ फ्रेंड एंड माय अनदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर. So that's Piyush, Okay. who's now the online business head. Piyush rocks. Yeah, so you're aware, right? So he's done great for himself, for the company, and he did a lot of learnings right from जो चीज़ उसका फोटे नहीं था, अकाउंट से लेके इन्वेंट्री से लेके हर चीज़ हर काम सब कुछ करना ही था. तो हम दोनों ही होते थे वहाँ पे. हमने ऑफिस कम शोरूम बनाया था, वहीं कस्टमर्स को हम केटर करते थे. और ही यूज्ड टू हेल्प मी विथ ऑल द लेग वर्क, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह सब कुछ में था. और बट टिपिकल मारवाड़ी माइंडसेट जो है कम एम्प्लॉय है, सब कुछ करो. माइंडसेट वो नहीं था. माइंडसेट तो बड़ा ही था. तो नहीं, स्टार्टर्स माइंडसेट. हाँ, कम पैसे में जो सब कुछ कर दो. बूटस्ट्रैप, राइट. उतना ही फर्क था. तो वहाँ से हमने केटर चालू किया, कस्टमर्स को बुलाना चालू किया. और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कस्टमर्स वहाँ पे ओपेरा हाउस में आते थे. और हमारी पिच यही होती थी क्योंकि एजेंडा और पर्पस यही था कि लोगों को बताना था कि ये भी कोई ऐसी चीज़ आती है जो डायमंड जैसी दिखती है और टिकती है और सस्टेन भी करेगी. कि सबके दिमाग में एक इम्पोर्टेंट आज तक ये है कि डायमंड एक इन्वेस्टमेंट है. ओके. जो चीज़ मुझे मंजूर नहीं थी, आई यूज्ड टू डिफाई दैट लॉजिक एंड आई यूज्ड टू बिलीव कि ये सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम है और एक कंट्रोल्ड मार्केट है. ये तो आप एज अ ट्रेडर बोल रहे हो, पर फॉर अ कस्टमर. सो दैट्स द थिंग, यू नो. जैसे आपने कहा कोई ज्वेलर, वी वर सो यूनिक. कस्टमर जब हमसे पूछता था ये इन्वेस्टमेंट है, हम बोलते थे नहीं, डायमंड बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्चे की चीज़ है. तो मुझे लोग बोलते थे आप ज्वेलर होके खुद ये चीज़ बोल रहे हो कि ये खर्चे की चीज़ है. तो आई यूज्ड टू टेल देम, सी आई एम नॉट अगेंस्ट डायमंड्स. Diamonds are great, beautiful, but they are not for investment. At least don't lie to yourself. Investment तो ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, exactly. पर डायमंड वो अप्रिसिएशन नहीं देगा. Yes, it's a snob value, ओके. right? It's to show that you are so valuable that you put in so much of money in a rock. So that's the whole mindset. एक्चुअली हम अगर इंडिया के दूसरे टायर 2-3 सिटीज़ में जाए तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है और एक गोल्ड ज्वेलरी जो हम अगर डायमंड देखते हैं. Yes. आज लेकिन काफ़ी लोग परचेज करना चाह रहे. इट इज़ दैट ड्रीम थिंग कि चलो हम 20,000 के लिए पर एक डायमंड ज्वेलरी ले लें. करेक्ट. तो वो लेकिन एस्पिरेशन, एडवर्टीजमेंट इस तरह से डायमंड की बढ़ती गई कि women started feeling that their husbands don't love them if they don't give them a diamond. And that works for advantage. But we were coming up with cheaper alternative which looked like a diamond, stayed like a diamond. So सिर्फ अवेयरनेस और रीच की कमी थी. एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. Yes. तो बचे हुए पैसे में आप कहीं कुछ और गिफ्ट दे सकते करना हैं है तो. तो हमारे पास इतने इंटरेस्टिंग कस्टमर्स आते थे गौरव, जो जैसे हस्बैंड्स आते थे टिपिकली. Okay. और इट वाज वेरी इजी टू कन्विंस मैन बिकॉज उनको तो पता था कि वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा तो उनको ही निकालना है. पैसा तो उनको ही निकालना है. और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो कहते थे कि आप ये मुझे दे रहे हो, मेरी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए मैंने उसे क्या दिया. बट Okay. दैट वाज द बिगेस्ट हर्डल फॉर आवर ग्रोथ ऑल्सो बिकॉज इस वजह से हमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं मिलती थी. जो हमसे लेके जाता था उसकी वाइफ को बिना बोले डायमंड बोल के गिफ्ट करता था.
और उसका लॉजिक ये था, उसको बोल दूंगा तो वैल्यू नहीं करेगी। अच्छा। उसको जब तक पता रहेगा कि मैं 2-5 लाख का गिफ्ट लाया हूँ तब तक वो वैल्यू करेगी, नहीं तो कभी तकिए के नीचे भूल जाएगी, कभी बाथरूम में रख देगी, कभी कुछ कर देगी। तो ये भी था। इनफैक्ट देयर वाज other way around also. Once I got a very interesting customer in Opera House office only, and she said she was, married to an investment banker, and he said, "See, I buy a lot of diamonds, and my husband always gives me money for diamond, but he doesn't give me money for my bags and shoes." For my Bags and shoes. So I said, "So, तो आप मुझे मेरे हस्बैंड को बोल सकते हो कि मैंने आपसे जो लिया है 1 लाख का, लेकिन उनको बताना है 10 lakhs का." अच्छा। I was like, why? No, because the rest of the 9 lakhs I'll be using to spend on my bags and shoes. Okay. So that is how, कभी husband wife को बना रहा है बेवकूफ, कभी wife husband को बना एक टाइम पे ट्रेडर अनएथिकल थे, आजकल relationships but any which ways it worked for our advantage. But अंदर मुझे एक यही चीज़ खाती थी कि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, हमें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ता था। क्योंकि आप अगर देखोगे ट्रेडिशनल ज्वेलर्स, इन सब का बिजनेस ग्रो होता है खाली रेफरेंसेस से। हाँ। सो वी थॉट कि ट्रेड शोज हम करेंगे, सूरत है, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ऑल ओवर इंडिया वी वर डूइंग ट्रेड शोज। एंड जैसे ही हम कस्टमर के सामने जाते थे, सी प्रोडक्ट में तो बहुत दम था, और ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी विमेन की वर्क करती है आउट ऑफ इम्पल्स परचेज। दे कम टू द बूथ, दे सी द प्रोडक्ट, दे सी द प्राइस, दे गेट स्टन, और सेल आ जाती थी। ओके। तो उसी दौरान वी केम अप विद अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंचाइजिंग। ओके। सो वी ओपन ओवर 15 आउटलेट्स। ओह वाओ, कहाँ? हैदराबाद, उदयपुर, कैलकाटा। कैलकाटा में 3 हो गए थे, आसनसोल, चंद्रपुर, जयपुर। So these are all franchises. और फ्रेंचाइज आउटलेट्स Okay. फॉर मॉइसनाइट। Okay. एंड वहाँ पे प्रेस रिलीज करके सबको बुला के सब हम लोग ने काफ़ी अच्छा काम किया था। ओके। किया था एज इन, सो आज का क्या स्टेटस है? आज का ये स्टेटस है, विद टाइम व्हाट हैपेंड, वी लर्न दैट इट इज़ नॉट ईजी टू ड्राइव फुटफॉल इन स्टोर्स। आज आप फ्रेंचाइज तो दे दो, आपके इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, आपका नाम लेके लोग चालू कर लेंगे, बट देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एस्पेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एंड पुलिस द फ्रेंचाइज, सो दैट वो आपका ही माल बेच रहा है, वो कोई लो क्वालिटी का कहीं और से लेके तो कुछ नहीं कर रहा है, आपका ब्रांड वैल्यू डाउन नहीं, आपका डाउन नहीं हो रहा है, वो इन अ सर्टेन वे वर्क कर रहा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देख रहा है। राइट। तो हमारा खुद का तो कभी कोई स्टोर था नहीं। ओके। सो कुछ चैलेंजेस आने लग गए, और हमारा कैलकाटा में एक हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा। दो फ्रेंचाइज पर्सन टिल डेट द केस वाज ऑन, एंड अच्छा। यस ही टुक अवे। कितने साल हो गए? इट्स ओवर 13 years, so तारीख पे तारीख चल रही। बट दैट्स व्हेन वी रियलाइज इन 2010 ये फ्रेंचाइज वगैरह सब शुरू हुई थी, लेकिन उसके 1-2 साल में रियलाइज हुआ कि ये हमें खुद के स्टोर्स खोलने पड़ेंगे ये समझने के लिए कि कस्टमर फीडबैक क्या है और कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, और हम जब तक खुद का स्टोर नहीं चलाएंगे हम फ्रेंचाइज कैसे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी लर्निंग मेरी वो थी कि हमने खुद का स्टोर खोले बगैर फ्रेंचाइज देने की कोशिश की। तो बेसिकली हम अपने कस्टमर्स को समझे जो हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनके क्या क्वेश्चंस आंसर्स उनको जो चाहिए या क्या फीडबैक है उनका, फिर उससे ग्रो करके देन वी कैन मेक मोर बेटर प्रोडक्ट्स और गिव बेटर सर्विसेज। एब्सोल्युटली। तो आज के डेट में कितने स्टोर्स है? लाइक डू यू हैव योर ओन स्टोर्स और ओन स्टोर? अब तो बहुत कहानी चेंज हो गई है। नाउ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ई कॉमर्स इज द biggest platform, right. for discovery and sales both. So we have only 2 company-owned outlets, Okay. Delhi and Bombay, and Bangalore is our franchise, which is the only standing franchise since 16-17 years now. All others we took back, we diluted, we shut down because they were not following the brand guidelines. They were not doing what we were asking them to do. In spite of running our own successful stores and having the sales numbers doubled every year, okay, they could not follow because they were not following our instructions, right, and the brand guidelines. So finally, in 2013, we ventured to the Bandra store, and then another store in Delhi in 2016. Okay, and Bangalore तो चल ही रहा था. Okay, and 2015. ये 3 आपके physical stores हो गए, and you also have a very large online presence. Yes, but the most important part, जो learning का part होता है, जब हमने ब्रांड शुरू किया था 2008 में, the logo looked in pink color, the font was very different, and क्योंकि इतनी समझ ही नहीं थी मुझे लगता है ब्रांड की, सिर्फ इतना पता था कि ब्रांड नेम अच्छा होना चाहिए, तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या स्कूलिंग तो की नहीं थी अबाउट ब्रांडिंग एंड ऑल। अब तो इतने सारे कोर्सेज हो गए, सब कुछ हो गया, यहाँ पे तो सब
मतलब बादाम खा के अकल नहीं, ठोकर खा के अकल आ रही थी, वैसा हिसाब था। तो इन फाइनली 2015 थोड़ा जब कुछ समझा ये सब के बाद में, तो हम लोग ने ब्रांडिंग पूरी चेंज की, विजुअल मर्चेंडाइजिंग चेंज की, द न्यू ब्रांड लोगो वाज देयर, वी मेड सर्टेन एड फिल्म्स एंड व्हेन यू सी द डिफरेंस इन लोगो, आपको खुद को अब समझ आता है, ओके दिस इज क्वाइट अ किडिश लोगो एंड the current one is properly, it looks like a brand logo, and which is niche. It talks about luxury, it talks about very clear concept and clarity of logo to font. So with your all these experience with your own store, you came up with these insight and build your logo or maybe your products and store and the services which you give to the customer. Yes. Okay. So coming back to the new generation stones which we are hearing of, that is lab grown diamonds. Correct. So can you elaborate more about that? What is it? How did it come? So being into the space of alternate diamonds, I was always connected to a network of traders and friends, and whatever new in this space was coming in regarding alternate diamonds, which is not naturally occurring. Okay. We were far more ahead. So it is grown. It is grown. So lab-grown diamonds basically are diamonds. They're exactly like natural diamond, but just not made below the earth. Like test tube babies, if I can say. Exactly. They are test tube babies. Jaise test tube babies are not out of natural process, but still you get a real baby, right? Who grows. Right, right. So उसी तरह से ये भी जब मैं साइंटिस्ट से मिला था 2008 में, Japanese scientists from this company called Seiki, and they had given me the complete demonstration about how these reactors can grow diamond. It was too early at that time, and the price of growing that was also too high. So how old is this technology like of growing the diamond? मुझे बताऊँ 1930s में जी General Electric ने got the These around 90 or years. Yes. So that time, with the help of DBS had commissioned General Electric to make a diamond, which they could make, but the cost of growing it was much higher than cost of mining. अच्छा, जमीन में से तो फ्री में नहीं कर रहा ना एक तरीके से, नहीं कॉस्ट ऑफ कोर्स होती है, बट वो स्टार्टिंग में R&D कॉस्ट होता है तो वो पूरा चीज़ के प्राइस को महंगा कर देता है. सो अल्टीमेटली व्हाट साइंटिस्ट फिगर्ड आउट वाज कि डायमंड जिस हिसाब से नीचे बनता है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि डायमंड्स टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म. इट्स नॉट ट्रू. डायमंड्स वर ऑलरेडी फाउंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. हम लोग अभी से उसको माइन कर रहे हैं. राइट. इट्स नॉट कि मतलब जमीन के अंदर पहले से ही है, हम बस अभी उसको खोद के निकाल रहे हैं. सो देयर इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन व्हिच हैपेंस अंडर अ स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हिच इज कॉल्ड अ कार्बन स्लाइड. अगर वो सारी कंडीशंस मीट हो जाती है तो द कार्बन एटम क्रिस्टलाइजेस इनटू डायमंड. How long does it take? So in the machine, it depends on what size you want to grow. It's called chemical vapor deposition, which is CVD process, in which a diamond seed, which is a carbon seed, is placed in the chamber. And then heat and gases and temperature, everything is controlled. And the plasma plate starts growing that seed into a bigger diamond. Depending on various, there is a recipe to grow it. And finally, the end product you get is a rough diamond, which is then subject to all the rough diamonds as in जो जमीन से निकलते हैं उस टाइप से, और फिर उसकी कटिंग पॉलिश होके, उसकी सर्टिफिकेशन होके, you get different grades. So अगर 1 कैरेट डायमंड चाहिए तो लाइक कितना टाइम लगता है? लाइक हफ्ते महीने भर में हो जाता. तो वो रफ ग्रो हो जाता है और फिर उसको जो कटिंग पॉलिशिंग होके. करेक्ट. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज अभी लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो माइक्रोवेव में डाला, एक बटन दबाया और सब धीरे निकल गए. तो मैं लोगों को हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इट्स नॉट दैट इजी कि आप एक ही क्वालिटी बनाओ. इतनी इजी उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि आप बना रहे हो तो आप बेस्ट क्वालिटी ही बनाओगे. इसमें भी ऐसा है? तो वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट देते हैं उसको ग्रो करने का. उसमें से क्या बाहर आएगा ना, उसकी रेसिपी इतनी एग्जैक्ट नहीं है कि आपको DIF ही निकले. जैसे फ्लॉलेस हीरे नहीं निकलते, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, PVS, VS या डिफरेंट कलर्स एंड ऑल. सो इट्स लाइक सेइंग कि हर बच्चा शाहरुख खान नहीं हो सकता. आप टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हो तो एक शाहरुख खान बनाने का, अमिताभ बनाना ऐसे नहीं होता है. राइट. तो मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि लड़का है कि लड़की शायद पता कर सकते हैं. अब माँ पे जाएगा, बाप पे जाएगा, वो तो पैदा होने के बाद ही पता चले. तो सेम क्या कलर क्लैरिटी आएगा, वो उसके पैदा होने के बाद ही पता चलेगा. यस. सो दैट अगेन मेक्स द बिजनेस टू इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई सर्टिफिकेशन इज देयर. आपको हर कलर क्लैरिटी के पीसेस निकलते हैं. तो कौन सर्टिफाई करता है? IGI.
इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो सेम लैब है जो नेचुरल डायमंड भी सर्टिफाई करती है. Interesting. So On the same parameters. on the same parameters, it's a diamond. Okay. It's just laboratory grown diamond, natural diamond. And it's written on the certificate written and on the inscribed on the. Absolutely. So it becomes very easy even for the customer to know कि मैं क्या खरीद रहा या रही हूँ. Yes. Okay. So that's how this product started getting added on. But back in days in 2010, किसी को ये पता ही नहीं था. We were the first one to get it. And उस टाइम पे भी मैल प्रैक्टिसेस ही हो रहे थे. आपने सुना ही है नीरव मोदी ने खुद ने कितने Yes, yes. It was the biggest news of that time. The Yes. biggest news. So backing fraud was one thing. Other and they did this fraud also, wherein they were selling lab-grown diamonds in the name of natural diamonds. Okay. So it is there. So if you Google it, Nirav Modi lab-grown diamond fraud, there are certain banks with whom he had apothecated these lab-grown diamonds in the name of natural and taken more loans. Okay. So my purpose was very clear, to tell the world that this is what is that exists and you pay for what you are buying. तो ये पता नहीं चलता है, जैसे आपने मोइजनाइज के लिए बोला था कि कोई भी ज्वेलर पता कर सकता है, तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकते? नहीं तो इवन अ ज्वेलर उस टाइम पे तो इवन द लैब कुड नॉट फॉरगेट ज्वेलर. इन 2010 जब मुझे फर्स्ट टाइम लैब ग्रोन डायमंड्स मिले थे, तो आईजीआई को भी नहीं पता चलता था कि ये लैब ग्रोन डायमंड है. कोई मशीन ही नहीं थी, कुछ नहीं थी. दे जस्ट न्यू दैट दिस इज अ डायमंड बिकॉज इट इज अ डायमंड, 100% डायमंड. तो उसकी ओरिजिन तक कोई नहीं जा रहा था कि ये ओरिजिन कहाँ से आया, जमीन के नीचे से या ऊपर से. ओके. So, तो ये भी हो सकता था कि काफी लोग जो बेच रहे हैं उनको भी शायद नहीं पता होगा उनको कहाँ से मिला है. अननोइंगली नोइंगली सबके साथ ये हुआ है. और आज भी मतलब अगर कोई अपने डायमंड लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराए तो मैं श्योर हूँ. और श्योर क्या, हमने तो कितने सारे एक्सपीरियंसेस अपने स्टोर पे कर लिए. मे बी हमें एक अलग एपिसोड उसके लिए करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार लोग आते हैं हमारे पास में दिल्ली स्टोर में, बॉम्बे स्टोर में लैब ग्रोन देखने के लिए. और फिर जब हमसे पता करके वो अपनी खुद की एग्जिस्टिंग ज्वेलरी लैब में भेजते हैं, तो पता चलता है उनके ज्वेलर ने उन्हें लैब ग्रोन डायमंड दिया था, जिसके लिए उन्होंने 10 टाइम्स 5 टाइम्स पेमेंट की है. तो ये सब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है. ये सब हुआ है. अब मैंने एक और चीज़ ज्वेलर्स की देखी है, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट उनके पास आता है, जब उनको पता चलता है कि इसका लैब ग्रोन डायमंड है, वो बताते ही नहीं है कस्टमर को कि वो फंस चुके हैं. ओके. द रीज़न भी, अगर वो उनको बता देता है तो वो जिस पर्पस के लिए परचेस करने के लिए आए हैं वो तो साइड में रह जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली द स्ट्रेस कॉजेज सो मच ऑफ ट्रॉमा एंड दे फॉरगेट अबाउट द परचेस और इसकी सेल रह जाती है. लेकिन हमसे रहा नहीं जाता, हम तो बता देते हैं कि आपका ये डायमंड में ऐसे ऐसे है. फिर बाद में रियलाइज होता है अरे हमने बता दिया तो हमारी तो सेल हुई नहीं, इसका तो डायमंड से विश्वास उठ गया. ट्रू. तो इसमें लाइक व्हाई वुड टुडे पीपल बाय लैब डायमंड्स? जैसे आप मोइजनाइट भी कर रहे हैं, लैब डायमंड्स भी कर रहे हैं, तो व्हाट वुड कन्विंस देम? या क्या है इसमें, लाइक इज देयर अ बिग प्राइस डिफरेंस? Yeah, see, there is a big price difference, and moreover, what we have realized and learned is women buy jewelry as per occasion. There are different phases, there are different purposes out of which people buy jewelry. जैसे आज कोई casual shopping कर रहा है, Right. there's no purpose. It should just look good. They are buying it for the looks. एक solitaire look है. So she obviously doesn't want to spend. So basically these are the office going girls, office going girls or the shop. first salary, सबसे important potential होता है शौक. राइट. अगर शौक आपको बड़ी चीज़ है. शौक बड़ी चीज़ है, तो उसके बेसिस पे दे बाय अ मिक्स. व्हेन दे कम, कोई सर्टन डिजाइन्स है वो मोइजनाइट में ले लेंगे, ट्रैवल के लिए यूज़ हो गया. ओके. कोई अगर सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करता है कि उसे डायमंड ही चाहिए, तो वो लैब ग्रोन डायमंड बाय करता है. ओके. तो उस तरह से पीपल स्प्रेड देयर परचेसेस बेस्ड ऑन देयर बजट्स, ओकेजन्स. ओके. तो इफ़ यू वांट टू गिव अ फिगर लाइक अ पर्टिकुलर डायमंड नेचुरल में ये कॉस्ट करेगा या लैब में ये कॉस्ट करेगा, वुड यू लाइक टू highlight those things? So, for example, you take a 5 carat. Now, suddenly everybody is loving big. Everyone, any which ways, love big pieces. लेकिन कोई afford नहीं कर पाता. तो 5 carat का एक decent quality आप लोगे तो minimum करोड़ सवा करोड़ का तो piece आएगा ही. Is that so? Yes. Okay. And the same thing in lab diamond is over 7 lakhs. No way. 7.5 lakhs. Yes. So आपका 1 साल के इंटरेस्ट में क्या 8 महीने के इंटरेस्ट पे ये फ्री है. जो आप पैसा 1 करोड़ पे इंटरेस्ट आप लोगे तो 10 लाख रुपया होता है सर. तो बचे हुए पैसों का रेनोवेशन कर लूँ, घर में कोई छोटा मोटा प्लॉट ले लूँ, हॉलीडे होम ले लूँ, या रोलेक्स वाइफ को जैसे पसंद होता है रोलेक्स. मैं तो कितनी बार अपने कस्टमर्स को कहता हूँ कि आप लोग डायमंड में पैसा डालते हो, उससे तो आप रोलेक्स ले लो, उसके प्राइस बढ़ते हैं. आप कोविड में देखा होगा आपने, कितने पैसे से तो हर साल बीवी को 1-5 कैरेट गिफ्ट कर सकते हैं, हर एक की बीवी को. सो
coming back to 2020, where the whole world was hit by this coronavirus, how did your business withstand the things? क्या challenges? Because it was challenging for every industry, I guess. Absolutely. So what did you face and how did you overcome it? Absolutely. So Corona was the biggest nightmare when it started. At we really सबकी नींदें उड़ गई थी. सबकी नींदें उड़ गई थी. मतलब सच में ऐसे लगा था कि फिर से रीसेट बटन दब गया है और फिर से कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा. Because jewelry is the last thing anybody would want to buy. Absolutely. पहले खाना पीना और maybe medical expenses. Exactly. So कुछ पता ही नहीं था कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. सारे स्टोर्स बंद हो गए थे, रेंटल्स चल रहे हैं, लोगों की सैलरीज देनी है. And you know it was a big stress कि आगे करेंगे क्या. So we aligned forces. पीयूष और मैं रोज बात करते थे and we were sure that हमें पूरा फोकस अभी ऑनलाइन पे लाना है. और कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा. लेकिन ये ज्वेलरी सस्टेन भी करेगी क्या नहीं. एनीवन वुड बाय ज्वेलरी ऑन, वही नहीं पता. शादियाँ ही बंद हो गई, शादियों के फंक्शन ही बंद हो गए. बिल्कुल. एंड ज्वेलरी होता कि शो ऑफ करने के लिए, और बोला मैं किसको शो ऑफ करूँ, अपने पति से पैसे लेके उसी को शो ऑफ करूँ. So yeah, all that happened, but luckily we sailed through it. Obviously that's why we are talking today. So first thing we came up was just take in control all the digital asset and make the website complete e-commerce. So you had your online presence ready. We had a platform. It was not the top priority. Okay. So COVID में हमें बहुत सारा टाइम मिल गया. स्टोर्स बनते, कुछ भी काम नहीं हो रहा था. So उसके SEO पे और अच्छे प्रोडक्ट्स, फोटोग्राफी, सब पे हम लोग वर्क करने लगे. वेबसाइट को बहुत अच्छे से बनाया. And Piyush really gave it in with all the focus and all, and we build the final website and to such a way market थोड़ा better होने लगा. शादियाँ थोड़ी होने लगी, inquiries आने लगी. और उस टाइम पे good part was online inquiries were really genuine. Okay. So जब फिर से stores खुले and our online presence became stronger, तो search results में हम lab-grown diamond अगर कोई भी type करता है तो we are top amongst the searches. Okay. Because there is so much of content and so much knowledge, and we are the only one in the digital network who is so prominent in this segment. Be it moissanite, lab-grown diamond और natural diamond. क्योंकि हमारा विजन बहुत ही क्लियर था कि जिसको जो लेना है लो, पर हमसे लो. आप एक डिजाइन लेके आ जाओ, मैं आपको सब में कोटेशन दे दूंगा, then you are free. आपको क्या लेना है. So we are giving customers the options and they are free to choose. So in 2020 जब कोरोना हो गया तो 21 में we were back on our feet and we started focusing on the engagement ring market. क्योंकि जो भी कुछ कोरोना में हुआ, इतनी तो चीज़ हो गई कि लोगों ने रिसेप्शन पे स्पेंड करने की जगह जो पैसा बचा वो ज्वेलरी पे स्पेंड ज़्यादा किया. तो ज्वेलरी की स्पेंडिंग बढ़ गई. अगर आपने और भी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी तो देखा होगा कि लग्जरी सेगमेंट बहुत ही बूम कर गया. राइट, जैसे हम बात कर रहे थे वॉचेस से लेके हाउसेज. एक पर्टिकुलर टाइम पे लग्जरी कार्स महंगी हो गई, गाड़ियाँ इतनी बिकने लग गई, और लग्जरी वॉचेस से ज्वेलरी, डायमंड, एवरीथिंग अगेन शॉट अप. गोल्ड शॉट अप. It was like a revenge shopping. Revenge shopping, absolute revenge shopping. If I'm not wrong, I guess LVMH का owner, he became one of the richest person. Absolutely. जब हम सोचते थे कि लग्जरी चलेगा नहीं, and he just topped the chart. Yes, so we got back with revenge and things went well. So how did you get back? Like, was there any strategy or something different you did? Yes, the content, Insta content. Okay, social media and our website promotions. Okay. And website visibility increased because of search keywords, because हमारा SEO इतना strong हो गया around lab grown diamonds कि हम ही ऊपर आते थे. Okay. तो उस वजह से इंक्वायरीज अच्छी आने लगी. वी बिल्ट अ सेल्स फनल जहाँ पे सारे कस्टमर्स की इंक्वायरी वहाँ पे आ रही थी और उनको बहुत अच्छे से हम केटर कर रहे थे व्हेन सेल्स वर कन्वर्टिंग. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द लीड जनरेशन प्रोग्राम. एंड like you also were aware how the leads are generated and you distribute them to all the so from a traditional sense of selling, where a customer comes to your shop, you sell, it became more like a customer has an inquiry, you fulfill them, ask whatever the queries are or design or something. Yes. And then you ship the product once they give the order. Absolutely. And I guess काफ़ी लोग तो आजकल शायद देखते भी नहीं है प्रोडक्ट, बस डिज़ाइन देख के फाइनल कर देते हैं और व्हाट्सएप पे ही अपना सेल्स हो जाता है. बट एक अनदर चैलेंज विद वाइल सेलिंग ज्वेलरी ऑनलाइन इज द टिकट साइज. अगर जनरली लोगों का कंफर्ट लेवल ना 5, 10, 25 हज़ार तक की शॉपिंग का होता है, बट व्हेन इट कम्स टू डायमंड ज्वेलरी एंड दैट टू यूर सेलिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, पीपल वुड वांट टू एक्चुअली सी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल. पहली बार सुन रहे तो देखें तो सही ये क्या बेच रहे हो. और ऊपर से टिकट साइज इतनी हाई थी, तो वी एट वन पॉइंट वी बिकेम सो फ्रस्ट्रेटेड कि ऑनलाइन सेल क्यों नहीं आ रही.
डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके हमें सेल क्यों नहीं आ रही है? तो दैट टाइम अनदर ब्रांड वाज बॉर्न इन द नेम ऑफ क्यूटीफाई. ओके, एंड पीयूष बोथ थॉट कि एक अलग ऑल्टरनेट फैशन ज्वेलरी ब्रांड करते हैं जिसमें हम लो कॉस्ट के प्रोडक्ट्स बेचेंगे. क्योंकि इस टाइम तक क्या हुआ था, लैब ग्रोन डायमंड आने की वजह से मॉइजनेट के प्राइसेस बहुत गिर गए. ओके. तो 2015 में चार्ल्स एंड कॉलवर्ट का पेटेंट भी खत्म हो गया. ओके. और लैब ग्रोन डायमंड आ गए जिसकी प्राइस हाई थी, तो मॉइजनेट की प्राइस बहुत डाउन चली गई. ओके. सो उस वजह से हमने फिर एक ऑल्टरनेट ब्रांड लॉन्च कर दिया, क्यूटीफाई, जिसके अंदर मॉइजनेट विद सिल्वर हम ऑफर करने लगे. ओके. एंड दैट बिकेम सो पॉपुलर एंड पीपल आर लविंग द ज्वेलरी विद ऑफ मॉइजनेट विद सिल्वर. सो हमारे पास दो ब्रांड हो गए. एक हो गया हाई एंड ब्रांड जिसमें फियोना डायमंड्स में हम लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी बेच रहे हैं. ओके. एंड क्यूटीफाई बाय फियोना जिसमें हम मॉइजनेट ज्वेलरी बेच रहे हैं इन सिल्वर. Okay. Yeah. Nice. So, where do you see your brand in the next 5 to 10 years? What's your vision like? So now see, after especially Nirmala Sitharaman has spoken about lab-grown diamonds being the future of the diamond industry, there is a lot of disruption happening in this field. जैसे आप जिससे ही बात करोगे ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सब लोग लैब ग्रोन डायमंड्स की बात कर रहे हैं. एवरी jeweler wants to get a hand on it, and the way it got popular, it's insane. The kind of inquiries we had is insane, and the acceptance is amazing. मतलब ये genuinely ना सिर्फ एक रीच और अवेयरनेस की बात है. अगर किसी को डायमंड लेना है और उसे पता चल जाए कि लैब ग्रोन डायमंड जैसी कोई चीज आती है, there is 99% guarantee he will convert into lab grown diamond. And I guess this budget has helped you a lot. Absolutely. Where even the government is supporting and promoting lab-grown diamonds. And India is the place because, you know, major 9 out of 10 diamonds in the world are cut and polished in India. And people who are growing lab-grown diamonds, cutting, polishing and exporting are all Indians. So India is the hub, and we are the first in this industry to start importing, start selling and making jewelry and retailing it. Right. So we are the first D2C brand in this segment, which is reaching out to the consumer. So the vision is very simple. We want to be present in all the states in India. Okay. Have a franchise there. Wish you all the best. Yes, thank you very much. And have a franchise there. And we do have a global presence with our website. Right. So we ship worldwide. So the vision is to reach every household, become a household name. Right. We want to be a name like Maggie. Agar lab grown diamond, फियोना मतलब लैब ग्रोन डायमंड्स. हर घर में श्रेक की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. Yes, हर घर में श्रेक की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. So that's how our vision is, to reach everyone and give the best possible jewelry in the best pricing and make customers happy and be extremely transparent with what we are doing. Great. Of course, I guess इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी लोग लैब ग्रोन डायमंड जो नहीं जानते हैं वो सर्च करेंगे. They will be more curious. And of course, once they get to know about Fiona and the offerings that they have, of course your business is going to like boomerang. Absolutely, it's got a boom.